गुड मॉर्निंग ऑल। मैं विवेक कुमार, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और उस डिस्कशन से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे और अपने घर पे होंगे। चूँकि दौर चल रहा है कोविड-19 का, और वो भी बहुत ही ख़राब स्थिति में कोविड-19 भारत में पहुंच चुका है। और इस कोविड-19 को हम लोग तभी मात दे सकते हैं जबकि दो चार बातों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। जैसे पहला, प्रॉपर मास्क पहनिए। सेकंड, समय समय पे हाथ धोते रहिए। थर्ड, सैनिटाइज़र यूज कीजिए। एंड फोर्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। यही तीन चार वो चीज़ है जिससे हम कोरोना से दूर रह सकते हैं। और इसके साथ अगर कुछ करना है तो होम आइसोलेशन का थोड़ा बहुत काम करते रहिए, जैसे गर्म पानी या नींबू वगैरह यूज़ करना या काढ़ा पीना। लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चाणक्य कॉलेज आप लोगों तक जुड़ पाया है। और ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट हुआ है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में स्टार्ट होने के बाद मोटा मोटी ये अनुमान आप लोगों को लग गया होगा कि माइक्रो टीचिंग है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका परिभाषा क्या है, या माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है, या माइक्रो टीचिंग का यूज़ क्या है, या माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है उसका। अब बात रहा कि माइक्रो टीचिंग, हम जान गए कि माइक्रो टीचिंग है क्या। उसके बीच में फिर आता है बात कि कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स का, जो कि एक टीचर के भीतर होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने प्रस्तावना कौशल को पढ़ लिया है, उद्दीपन कौशल को पढ़ लिया है, पुनर्बोलन कौशल को पढ़ लिया है, सैंपट कौशल को पढ़ लिया है, मूल्यांकन कौशल को पढ़ लिया है, एज वेल एज आप लोगों ने पुनर्बलन कौशल पढ़ लिया है, प्रश्न कौशल पढ़ लिया है, सहायक सामग्री कौशल पढ़ लिया है, पाठ समापन योजना पढ़ लिया है। और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोगों को पढ़ना है, और उसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो हम अपने क्लास को स्टार्ट करने के पहले, क्लासरूम मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के अर्थ से, यानी कि मीनिंग, इंट्रोडक्शन, परिभाषा, डिफिनीशन। फिर आएंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का, फिर प्रोसेस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का, देन कंपोनेंट्स क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का, घटक कौन कौन सा है। फिर आएंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या है, रणनीति क्या क्या कर सकते हैं हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करने के लिए। फिर देखेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट करने के दौरान डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ रही है, एंड लास्ट कि डिफ़िकल्टीज़ को हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ अ टीचर, चूँकि बात क्लासरूम की हो रही है तो टीचर का क्वालिटेटिव होना मस्ट है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वांछित व्यवहार घटक क्या है और अवांछित व्यवहार घटक क्या है, और एक पाठ योजना इसी क्लासरूम मैनेजमेंट के आधार पर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट। अब क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कक्षा कक्ष प्रबंधन को दो भागों में बांटेंगे। वो दो भाग कौन सा है? कक्षा कक्ष एक तरफ और प्रबंधन एक तरफ। कक्षा कक्ष का मतलब तो सबको पता है कि क्लासरूम होता है। और बात रहा प्रबंधन का, तो प्रबंधन से तात्पर्य है कि हम लोग संसाधनों का
उचित से उचित प्रयोग कैसे करें, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना ही मैनेजमेंट कहलाता है। तो आज का जो क्लास हम लोगों का है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से, जिसे इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो परिचय इसका ये है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल से हमारा आशय एक ऐसे कौशल से है जो शिक्षक को कक्षा में अपने क्रियाकलापों को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण ढंग से कक्षा शिक्षण में मदद करे। तो हम कह सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो किसी भी टीचर को, जो भी टीचर क्लासरूम के भीतर कोई भी क्रियाकलाप कर रहे, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस क्लासरूम का नियंत्रण, कंट्रोल अपने हाथ में रखकर एक प्रभावपूर्ण ढंग से क्लास को स्टार्ट करे और चालू रखे, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अनुशासनात्मक विधि से कक्षा संचालित कर सके, ताकि जो टीचर है वो अपने, उसके पास जो भी शिक्षण उद्देश्य है, जो भी एम्स है उसको टीचिंग कराने का, वो एक अनुशासनात्मक विधि यानी कि डिसिप्लिन्ड वे में पूरे क्लास को संचालित करके कर सके। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षक अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हुए उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। फिर बात वही आती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट का जो स्किल है, शिक्षक जो भी व्यवहार करता है और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है, और वो चाहता है कि क्लासरूम का एक उचित वातावरण उत्पन्न हो, उचित वातावरण बन सके जहाँ बच्चे बहुत ही आसानी से सीख सकें और अधिगम प्राप्त कर सकें। चूँकि प्रभावपूर्ण कक्षा प्रबंधन से कक्षा की संपूर्ण गतिविधियों शिक्षक के नियंत्रण में रहते हैं। ये भी बात सही है कि जब एक प्रभावपूर्ण क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, प्रभावपूर्ण प्रबंधन जब होगा, तो जितना भी एक्टिविटी है क्लास के भीतर का वो शिक्षक के नियंत्रण में रहता है तथा कक्षा के कार्य अनुशासनात्मक ढंग से चलते हैं। और जब अगर एक टीचर के हाथ में सारा क्लास का नियंत्रण रहेगा, सारा क्लास का कंट्रोलिंग रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्लास बहुत डिसिप्लिन्ड वे में चलेगा, जिससे शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जब क्लास डिसिप्लिन्ड वे में चलेगा तो शिक्षण उद्देश्य जरूर पूरा होगा। अतः एक सफल शिक्षक बनाने के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल में दक्षता प्राप्त करना अति आवश्यक है। ये भी बात सही है कि अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बात तो तय है कि आप क्लासरूम मैनेजमेंट में पारंगत हासिल कर लें, क्योंकि अगर आप इस स्किल में पिछड़ गए तो आप वो इम्पैक्ट नहीं दे पाइएगा बच्चों के सामने या किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने जो इम्पैक्ट उन लोगों को चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं और उसके अर्थ की तरफ देखते हैं कि मीनिंग क्या है उसका। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन शब्द अंग्रेजी भाषा के क्लासरूम मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। सही बात है कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, इसका हिंदी रूपांतरण ही कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम और दूसरा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। शिक्षक अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब किसी शिक्षक के द्वारा शिक्षण करने से पूर्व व्यवस्थात्मक कार्यवाही अपनी कक्षा में की जाती है, जिससे शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और कक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके, तो इस प्रक्रिया को ही हम कक्षा कक्ष प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर
क्लासरूम मैनेजमेंट का जो प्रक्रिया है वो एक शिक्षक अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों से किया जाता है। चूँकि अगर क्लासरूम मैनेजमेंट हमको करना भी है तो हम आखिर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो भी हमारा एम्स है वो हम फुलफ़िल कर लें। जब किसी शिक्षक के द्वारा शिक्षण करने से पूर्व, यानी कि जब हमें टीचिंग करना हो और टीचिंग करने से पूर्व हमें प्लानिंग कर लें कि हमें क्या पढ़ाना है, ताकि क्लास बहुत ही बखूबी तरीके से और डिसिप्लिन के साथ चल सके, जिससे शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और कक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसी प्रक्रिया को कक्षा कक्ष प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या है। तो परिभाषा के तौर पे हम देखेंगे कि प्रोफेसर एस.के. दुबे, जो कि एक बहुत ही जानकार विद्वान हैं, उनके अनुसार क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कहा गया है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन से अभिप्राय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन से है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी व दक्षतापूर्ण बनाते हैं। बात वही है कि क्लासरूम मैनेजमेंट से अभिप्राय यही है कि भौतिक और मानवीय संसाधनों का उचित से उचित प्रयोग करना ही क्लासरूम मैनेजमेंट या कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी व दक्षतापूर्ण बनाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब हम लोगों ने ये जान लिया कि क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या, क्लासरूम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है और डिफिनीशन क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट का एम्स एंड गोल्स क्या है, कि अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट करते भी हैं तो क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। तो उसका भी कुछ उद्देश्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट कि कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। चूँकि टीचर को क्लासरूम के भीतर ही अपना सारा शिक्षण गतिविधि करना है, और एक टीचर होने के नाते आप शिक्षण गतिविधि तभी पूरा कर सकते हैं जबकि आपका क्लासरूम का वातावरण शैक्षिक हो। तो ये पहला उद्देश्य है जिसके कारण क्लासरूम मैनेजमेंट आवश्यक हो जाता है, जहां शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। सेकंड है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व प्रभावशाली बनाना। क्लासरूम मैनेजमेंट का उद्देश्य इसलिए भी हो जाता है महत्वपूर्ण, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल यानी कि आसान व प्रभावशाली बन सके। थर्ड है कक्षा से संबंधित तथ्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी कि क्लासरूम के भीतर जो भी भौतिक या मानवीय संसाधन हैं उनके बीच में एक उचित कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। फोर्थ है कि भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग करना। जो बात हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि संसाधनों का उचित प्रयोग ही प्रबंधन कहलाता है, ठीक उसी को यहाँ दोहराया गया है कि भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग करना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। फिफ्थ है कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना। चूँकि क्लासरूम के भीतर जो भी काम करना है वो टीचर को करना है, और एक टीचर होने के नाते ये आपका परम दायित्व है कि आप बच्चों को सारे सुविधाओं से लैस करवाइए। चूँकि बच्चे जब सारे सुविधाओं को प्राप्त करेंगे तब अपना 100% दे पाएंगे। जैसे उनके बैठने का व्यवस्था, प्रकाश का व्यवस्था, लाइटिंग का व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड का व्यवस्था, क्लासरूम के एक कोने में डस्टबिन का व्यवस्था, और भी बहुत सारी चीज़ हैं जो सुविधाओं में आते हैं। और एंड लास्ट है अधिगम को स्थायी बनाना। क्लासरूम मैनेजमेंट का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि एक टीचर ऐसा क्या करे कि अधिगम
स्थायी रह सके, बच्चों के मन में अधिगम स्थायी रह सके, बच्चे जो सीख रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो, स्थायी हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है। मतलब कि क्लासरूम मैनेजमेंट करने के समय हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि वातावरण। पहला कि वातावरण अगर उचित होगा तभी एक शिक्षक अपना 100% दे पाएगा, और ठीक उसके विपरीत अगर वातावरण अच्छा रहेगा तभी स्टूडेंट भी अपना 100% प्राप्त कर सकेगा या दे सकेगा। सेकंड है कि क्लासरूम का उचित आकार का होना, यानी कि यहाँ साइज की बात की गई है। चूँकि क्लासरूम अगर उचित या कंफर्ट साइज का होगा, बच्चों के अनुरूप होगा, जैसे कि अगर हम आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर में 100 बच्चों का नामांकन हुआ है, और आप लोगों का क्लास जिस क्लास में चलता है तो आप लोग बहुत कंफर्ट तरीके से बैठते हैं, और एक टीचर होने के नाते हम लोग भी बहुत कंफर्ट तरीके से उस क्लास में पढ़ाते हैं। लेकिन ठीक अगर हम ये सोचें कि उसके आधे आकार का अगर कोई क्लास हो और उसमें हम आप सबको बैठा दें और खुद हम भी पढ़ाने के लिए खड़े हो जाएं, तो ना हम ठीक से पढ़ा पाएंगे, ना आप ठीक से समझ पाएंगे। वहाँ पे वो अचीवमेंट हम लोग का नहीं हो पाएगा जो अचीवमेंट होना चाहिए। तो क्लासरूम का जो आकार है वो बहुत ही अच्छे तरीके का होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है उचित बैठक व्यवस्था। जब क्लासरूम का साइज अगर अच्छा है तो बैठने का व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम में गैदरिंग हो, क्लासरूम में बहुत भीड़ भाड़ लगे, बच्चे कंफर्ट जोन में बैठे, जो सामने से भी दिखे कि बच्चे बहुत कंफर्ट बैठे हुए हैं, इस तरीके का कुछ बैठने का व्यवस्था होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि क्लासरूम में उचित लाइटिंग का व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों को बोर्ड पे देखने में या कॉपी में लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद है कि क्लासरूम में अनुशासन का भी उतना ही महत्व है। अनुशासन होना चाहिए क्लासरूम में, तब भी जाके क्लासरूम सक्सेस हो पाएगा। उसके बाद है कि क्लासरूम में सिर्फ टीचर होने के नाते सिर्फ टीचर का कर्तव्य नहीं है कि टीचर बोलते रहे, समझाते रहे। क्लासरूम में छात्रों को भी सहभागी बनाना चाहिए, छात्र सहभागिता पे बहुत जोर देना चाहिए, ताकि बच्चे ये सीखें कि आगे चल के हमें करना क्या है। उसके बाद है पृष्ठपोषण, यानी कि फीडबैक। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उसका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक देने से बहुत सारा बात सामने निकल के आता है कि बच्चे उससे बहुत पॉजिटिव वाइब गेन करते हैं, और बच्चे टीचर के फीडबैक से बहुत ही मोटिवेट होते हैं। तो समय समय पे आपको फीडबैक भी करते रहना चाहिए। उसके बाद है कि जब आप पढ़ा रहे हैं अपने क्लास के भीतर तो उचित शिक्षण विधियां का उपयोग कीजिए, यानी कि जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने का, वो टेक्निक क्लासरूम के लेवल का होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 5th क्लास में पढ़ा रहे हैं और टेक्निक अपना रहे हैं 10th क्लास और 12th क्लास का, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 12th क्लास में पढ़ा रहे हैं और टेक्निक अपना रहे हो 4th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का। तो लेवल देख के ही आपको टेक्निक यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। उसके बाद है सेकेंड लास्ट कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। क्लासरूम अगर आपको परफेक्ट करना हो तो ये एक जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ आप करना सीख लीजिए। किस जगह पे कौन सा टीएलएम हमको यूज़ करना है। टीएलएम मीन्स की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्री के नाम से भी जानते हैं। तो वो बहुत ही इम्पैक्ट देता है अपने एक टीचर को अपने आप को कहीं भी स्थापित करने में। तो टीएलएम का यूज़ सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, यानी कि अगर आप किसी क्लास में टीचर हैं तो उस क्लासरूम के भीतर अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चों में आपका ध्यान होना चाहिए, और किसी तरीके से 100 बच्चों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार आपका रहना चाहिए। 100 बच्चों को आप उतना ही वैल्यू दीजिए जितना आप देना चाहते हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या, क्लासरूम मैनेजमेंट का परिचय क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है और क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रक्रिया प्रोसेस क्या है। आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी मैंने बताया है या समझाया है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। फिर भी अगर किसी को भी कहीं डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर हम उस पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।